तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में हर बच्चे का, हर बहन का, हर भाई का, हर बंधु का। और उठाइए पेन और लिख डालिएगा एक नोट्स को, स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को। हमने हर वीडियो को चित्रात्मक तरीके से विश्लेषित किया है। अब जिसके अंदर कंसंट्रेशन की भावना है, जो बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर सकता है या कर सकती है, तो इस वीडियो में आपको घर बैठे एग्जाम करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़े से पॉइंट आपको ये लगेंगे कि अरे इतना टफ कैसे, कंपटीशन का दौर है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। हेडिंग डालिएगा प्राचीन भारत का इतिहास। मैराथन वीडियो है, लंबी होगी, बिना सांस लिए हुए आपको हम पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उसकी आधारशिला से। भाई इतिहास की आधारशिला कहाँ से रखी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुए हैं, पुरा पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुए हैं, सारे पॉइंट को जानेंगे। उससे पहले हम इनके काल को देख लेते हैं, जो हर किताब में आपको अलग अलग दिए होते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है समझिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर केवल लिखा है, जितना उतना लिख लेना है कि प्राग ऐतिहासिक काल अज्ञात काल से 1000 तक चला। ठीक है ना। अज्ञात काल का मतलब क्या है, इस स्लाइड में हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। पुरा पाषाण काल की बात अगर की जाए तो इसको पार्ट में बांटा गया है कि ये पुरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000, नव पाषाण काल 4,000 से 1,000 तक चला, मध्य पाषाण काल 8,000 से 4,000, यानी पीछे लौटता हुआ उल्टा दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत छोटा पॉइंट हुआ। अब आते हैं प्री हिस्टोरिक इरा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में फर्क क्या है आपको बता दें। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास के पूर्व का समय, यानी जिसका विवरण लिखित रूप में ना हो। सिंपल सी बात समझिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इतिहास से पूर्व का युग। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, जिसका लिखित विवरण ना हो। यानी इतिहास का मतलब होता है जो पन्नों में दर्ज होता है, जो शिलालेखों में दर्ज होता है, जो कहीं भी दर्ज होता है। समझ में आया। तो प्राग ऐतिहासिक काल का एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो हमने सुना सुनाया हो, जिसका लिखित वर्णन ना हो, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है, ये हम इस स्लाइड में, अगली स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैं यही बता देता हूं, जैसे खुदाई में निकले हुए बर्तन, खुदाई में निकली हुई मोहरें इत्यादि तरीके से हम प्राग ऐतिहासिक काल को परखते हैं। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। यह पॉइंट याद रखिएगा कि यही मतलब होता है प्री हिस्टोरिक इरा। प्री माने पहले, हिस्टोरिक माने हिस्ट्री, इतिहास से पहले का समय। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लेना दोस्तों। अगर पहली बार एग्जाम में आप बैठने जा रही हैं या जा रहे हैं तो एग्जाम को क्रैक करना समझ लो अंतिम और पहला और अंतिम प्रहार होना चाहिए। तो प्रस्तर युग किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। और ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो आज ही ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। ये हर बहन हर भाई से मेरा वादा है कि सिलेक्शन आपके घर में हम दिलवा के रहेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि पढ़ना और लिखना, यानी जिस समय मनुष्य नहीं जानता था, जिसका लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण था नहीं, तो पढ़ना लिखने की बात ही नहीं है। अगर लिखित विवरण होता तो मनुष्य पढ़ा लिखा होता, तो वही तो लिखता। इतिहास का वह समय जिस समय का मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, वही दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक इरा है। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन व खिलौने से प्राप्त होती। अभी मैंने बताया कि पुरातात्विक खोजों से, पुरातात्विक स्रोतों से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक को यहां पर उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको कतई मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कतई भूल के भी मिस नहीं करना। अब देखिएगा, इनको हम पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर हम जान लें कि आद्य ऐतिहासिक काल को एक लाइन में क्या कहेंगे और ऐतिहासिक काल को क्या कहेंगे। ऐतिहासिक काल तो बहुत आसान है, अभी बताया कि प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक।
हिस्टोरिक का मतलब होता है जिसमें विवरण हो, और प्री हिस्टोरिक में जिसका विवरण लिखा हुआ ना हो। आद्य ऐतिहासिक समझ लीजिएगा, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके थे। मतलब आद्य काल का मतलब होता है कि यानी प्राग ऐतिहासिक के बाद जो काल आया उसमें थोड़ी सी उन्नति हुई, मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा, लेकिन उसके भी लेख नहीं पढ़े जा सके। ठीक है। ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हैं, जो आज भी उनको देखा जा सकता है, आज भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जो चीज लिखित विवरण में हो। आप देखिएगा, फिर हम उसी स्लाइड में वापस आ गए हैं कि हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया। अब प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में बांट लिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पुरा पाषाण काल क्या है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अगर यहां पर देखा जाए अगर यहां पर देखा जाए पुरा पाषाण काल में, तो इस समय का मानव गुफाओं में रहता था और अपने हर कार्य के लिए वह पत्थर का प्रयोग करता था। ये देखिए आप चित्र में, पत्थर का प्रयोग करता था। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ये नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि पत्थर की सहायता से ही शिकार होता था। पत्थर की बात की जाए तो हमने अभी आपको बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है। यहां पर आपने देखा प्रस्तर युग कहा जाता है। वही पार्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग होता था, वहीं से चीजों को अपने पेट भरने के लिए वो इंतजाम करता था। इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चे ही खा जाता था, क्योंकि उन्हें भोजन पकाने की जानकारी नहीं थी कि आग की भी कोई भी आग को देखा जा सकता है, आग नाम की कोई चीज होती है, ऐसा तो पता नहीं था। क्योंकि जैसा जैसा मिलता था वैसा वैसा वो खाते थे और जीवन का निर्वहन करते थे। ठीक है। परंतु इस समय का मानव आग की खोज कर तो लिया था, लेकिन आग के प्रयोग के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो पुरा पाषाण काल में। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो नव पाषाण सुना है। तो दोस्तों आपको यहीं पर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपका जो है वो दूर कर देते हैं कि आग की खोज जो है पुरा पाषाण में हुई है और आग का जो प्रयोग है सही रूप से वो हुआ है नव पाषाण काल में। समझ लीजिए एक बार, आग की खोज जो है कर लिया था पुरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। आग का सुचारू रूप से प्रयोग करने वाले जो काल है, करने वाला काल है वो नव पाषाण। तो दोनों पॉइंट को आप स्टार बना के लिख सकते हो, लिख सकती हो। ठीक है। चलिए, होमो सैपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए और भारत में इस मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। होमो सैपियंस एक नाम है जो हमारे पूर्वज हैं। होमो सैपियंस एक ऐसा नाम जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है। होमो सैपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। आपको मैं बता दूं, ये एग्जाम में पॉइंट नोट करने वाला है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट साइंस में भी पूछा जाता है। अब देखिएगा, पूरा पाषाण काल हमने अभी पढ़ा। अब हमने प्राग ऐतिहासिक पढ़ रहे थे तो उसके 3 पार्ट देखे। पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा के भी 3 पार्ट देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा डीप में घुसेंगे तभी तो मजा आने वाला है। एक निम्न पुरा पाषाण, एक मध्य पुरा पाषाण और एक उच्च पुरा पाषाण है। वही निम्न मध्य उच्च, कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं है। अब देखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चल अभी पूरा पाषाण ही रहा है। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिले, चापर चापिंग पेबुल। एक देखिएगा, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पहला, और दूसरा अभी हम बताएंगे आपको आगे। पहला जो उपकरण था वो था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। 2 अलग अलग उपकरण देखने को मिले निम्न पुरा पाषाण काल में। याद रखिएगा कि जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। अब पेबुल क्या है? पत्थर के बे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं। ये आप देखिए, ये पेबुल कहा जाता है। तो पानी के बहाव के कारण अगर कोई पानी की धार अगर पत्थरों पर गिरती रहेगी तो वो सपाट और चिकने हो जाएंगे, तो उसी को पेबुल कहा जाता था। उनसे ही यह बनाया जाता था। इसमें एक तरफा धार होता है, ये देखिए आप, एक तरफा धार होता है और इसका उपयोग
काटने के लिए किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। इसी को कहा जाता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। तो पेबुल और चापर चापिंग आपके दिमाग को कतई अब कंफ्यूजन में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो पेबुल समझ में आ गया। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण सोहन संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। याद रखिएगा, सोहन संस्कृति को ही हम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहते हैं। कहां से मिले हैं? पंजाब की सोहन नदी से। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। यह एक ऐसा प्रकार का साधारण पत्थर, जिसमें आप देख रहे होंगे यहां पर चित्र में, यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है। इसका किनारा बहुत धारदार होता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादमदुराई अथवा अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा कठिन है। दो ही संस्कृति हैं, एक पेबुल संस्कृति और एक है हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। तो इस तरीके से काटने के लिए, जो चीज़ें काटने के लिए प्रयोग की जा रही थीं, वो इनका आसानी से पत्थरों के द्वारा कटाई की जा सकती थी। अब मध्यपुरा पाषाण काल में अगर देखा जाए, मिडिल एज में, तो मध्यपुरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। एक तरीके के पत्थर, एक प्रकार के पत्थर जिनका नाम है जेस्पर और चर्ट। और इस समय के मुख्य औजार फलक, बेदनी और खुरचनी थे। अभी आपको खुरचनी के बारे में बताया। इस वीडियो में हम आपको बता दें, हमने हर साम्राज्य को लिया है, हर धर्म को लिया है, एक एक पॉइंट को लिया है, चाहे वो कितना भी टफ पॉइंट हो, ठीक है बेटा। मध्य पाषाण क्वेश्चन कहाँ से बनाता है? फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक, पत्थरों की बात करी जा रही है, एक एक अलग हर डायमेंशन का पत्थर होता है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। फलक, ध्यान दीजिएगा, फलक क्या है, हर चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। फलक की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण की क्या विशेषता है? फलक की अधिकता। और ये फलक क्या होता है? फलक एक औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। और ये फलक कहाँ पर मिला, स्थान कहाँ पर थे? इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया जो वाराणसी में है, मिर्जापुर के बेलन घाटी में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में, सोन नदी राजस्थान के बागान से इस उपकरण को प्राप्त किया गया जो मनुष्य यूज कर रहा था, फलक नामक औजार, ठीक है। अगर हम अपर एज में जाएंगे, उच्च पुरा पाषाण काल में, इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। ब्लेड, आज हम लोग ब्लेड की बात करते हैं जो काटने के लिए। अब यहाँ पर ब्लेड क्या है देखिए, ब्लेड पतले और सकरे आकार का वह फलक है, वही बात है सेम, जो दोनों किनारे, जिनके दोनों किनारे कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं। इस काल में अस्थि, जो हड्डी कहा जाता है अस्थि को, उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर से इसे प्राप्त किया गया। याद रखिएगा, अस्थियों की अगर बात की जाए तो यह पुरा पाषाण काल का ही एक हिस्सा, ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा उच्च पुरा पाषाण काल में इसको देखा गया। उच्च पुरा पाषाण का ब्लेड आपको याद रखना है, मध्य पुरा पाषाण का फलक आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला जो आपका निम्न पुरा पाषाण की दो प्रमुख, एक आपका पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस क्वेश्चन में परेशान होंगे। अब देखिएगा, फिर से वापस आ जाइएगा कि हमने पुरा पाषाण काल पढ़ लिया है, अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर हम नव पाषाण काल पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, एग्जाम में आ जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। मध्य पाषाण काल का युग है 8000 से 4000 तक। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव लाए गए, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मनुष्य समझदार होने लगा। साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ।
और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट अगर नोट कर लिया, दुनिया की कोई भी किताब आपको परेशान नहीं करेगी कि भारत का इतिहास क्या था। याद रखिएगा कि क्वार्टजाइट के अलावा छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ और आसानी से शिकार होने लगा। मध्य पाषाण काल की बात करी जाए और एक क्वेश्चन मिलता है कि ये बताओ कि सबसे पहले मनुष्य ने क्या पाला, तो इस समय का जो मानव पशु है, कुत्ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पाला। और इसके अगर साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य ने कुत्ता पाला, ठीक है, लेकिन इसके साक्ष्य कहाँ से मिले कि भाई कैसे कह सकते हो कि कुत्ता ही पाला, तो ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं इसके साक्ष्य। और कहाँ से, राजस्थान के बागौर से मिले हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। इस युग के रहन सहन की जानकारी कैसे मिलती है, आपको बता दें। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है, और साथ ही साथ इस युग में प्रयोग होने वाले कृष्ण लोहित मृद भांड, काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड, जिसको कहा जाता है काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। ये रेड पॉइंट जितने भी हमने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, रेड एंड ब्लू पॉइंट, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट ट्रेंड होंगे, और ये कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देखा नहीं जा सकता। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है, और साथ ही में प्रयोग किए गए कृष्ण लोहित मृदभांड, जिसको काले और लाल रंग, भाई कृष्ण लोहित मृदभांड किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्रयोग के साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। छोटी बस्तियां जिसमें लोग रहते थे, कहाँ से, इलाहाबाद के समीप प्रतापगढ़ से। इसके साथ ही साथ अतिरिक्त अन्य छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के भी प्रमाण यहीं इलाहाबाद और प्रतापगढ़ से मिले हैं कि दाह संस्कार भी किया जाता था, भट्टियों का प्रयोग किया जाता था, फर्श का भी प्रयोग होता था, झोपड़ी की बात करी जाती थी। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है कि मनुष्य एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, मनुष्य एक दूसरे के अलावा पशुओं पर भी आक्रमण करते थे, और युद्ध का भी विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस काल में मानव अस्थिर पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ से प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश से है। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है। आंवला की नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़, अमरूद के लिए इलाहाबाद, आम के लिए लखनऊ। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले छोटे छोटे। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। ये महदहा क्या है, ये भी हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। ये देखिएगा यहाँ पर जब आपको मिलेगा कि महदहा क्या है और क्या संस्कृति है। साथ में यहाँ से बारहसिंगा, महदहा आपको बता दें, मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। महगढ़ा एक है, एक महदहा है, ये यूपी से ही संबंधित है, और आसपास मिर्ज़ापुर क्षेत्र, टोंस नदी के क्षेत्र, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के समीप के क्षेत्र। ठीक है, साथ में यहाँ से बारहसिंगा भैंस, हाथी, सुअर और कछुए और पत्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक स्वधान मिले हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया। स्वधान का मतलब है कि सब को दफनाने की प्रक्रिया, और अगर सबों को दफना रहे हो तो 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने का मतलब है कि या तो सती होने के प्रमाण, पति और पत्नी, या तो एक व्यक्ति के साथ पशुओं को दफनाने की प्रथा। ठीक है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, नाहर राय, ये सब छोटे छोटे क्षेत्र। बुर्ज होम की बात कर लेते हैं, तो बुर्ज होम कश्मीर में है। बुर्ज होम कश्मीर में क्या है कि मालिकों के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता था। मालिकों के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अस्थिपंजर जब जो है देखे गए तो कुत्तों को साथ में दफनाया जाता था कि जिसका कुत्ता है उसके मालिक के साथ। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। ठीक है,
तो राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र और बागौर से हमने अभी आपको पॉइंट आउट किया है कि भाई यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, याद रखिएगा। इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन नदी जो मध्य प्रदेश में है, कृष्णा घाटी जो कर्नाटक में है, बेलन घाटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में, अभी बताएंगे भी अगली स्लाइड में, नेवासा महाराष्ट्र। ये सारे पॉइंट लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी CL कालाई ने 1857 ईस्वी विंध्य क्षेत्र खोज निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसने जो है मध्य पाषाण काल की जो है जानकारी दी है, कब दी है और किसने दी है, तो CL कालाई ने 1857 ईस्वी में दी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नव पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम में नव पाषाण काल आपको परेशान नहीं करेगा। नव पाषाण काल 4000 से 1000 ईसा पूर्व उल्टा चला, हमेशा चलता है। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 में किया। इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, लिख लीजिएगा कि इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्वेश्चन में आ भी चुका है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी पुस्तक है, जॉन लुबाक की है। इन्होंने नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। इस समय का मानव पुरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा में अधिक बदलाव हुआ, उन्नति किया, काफ़ी चेंजमेंट आए, काफ़ी चीज़ों में मनुष्य ने अपने आप को बदला, शिकार की पद्धतियों को बदला, रहन सहन को बदला और अपने जीवन जीने की दशाओं को बदला, खेती करने की दशाओं को भी शामिल किया, खान पान रहन सहन सब को बदला, ठीक है, ये याद रखिएगा। नवपाषाण में मानव एक स्थायी निवास करने लगा। पहले घुमंतु था, जहां मिलता था, जहां रहता था वहां बस जाता था थोड़े दिन के लिए और फिर उठाया डोरा डंबर और बांधा, फिर चले गए। धीरे धीरे इस काल में पशुपालन हुआ, कृषि कार्य हुआ, क्योंकि कृषि कार्य आप एक जगह करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप एक जगह ही करें, आप बाहर भी जाके कर सकते हैं, लेकिन पशुपालन और कृषि कार्य ने मनुष्य को एक स्थायी निवास करने के लिए प्रेरित किया। भारत में बलूचिस्तान और मेहरगढ़ से कृषि के प्रारंभ के साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को कतई नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह पर मिले हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग से मिलते हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि के मामले में, प्रारंभिक साक्ष्य तो यहीं से मिल रहे हैं। इस युग में अग्नि से पकाने की कला, जो भोजन को पकाया जाता है उसकी तकनीक प्रारंभ हुई। अग्नि तो मनुष्य ने पुरा पाषाण में खोज लिया था, लेकिन भोजन नहीं पका पा रहा था, इतना वो दिमाग नहीं चला पा रहा था कि धीरे धीरे मनुष्य जब विकास करेगा तो धीरे धीरे ही चीज़ें आएंगी। आज जब हम लोग भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर गलत करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो आता है, और फिर एक दिन मास्टर बन जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम चीज़ों में, हर चीज़ों में निपुण होते हैं, हर चीज़ का मास्टर एक बन जाते हैं। तो हम कहने का यही तात्पर्य है कि अग्नि खोज तो पहले ली थी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं आ रहा था कि व्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, नहीं पता चल रहा, और क्यों किया जाए, किसके लिए किया जाए। अग्नि से भोजन पकाने की कला नवपाषाण काल में। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, आपको बताया, वहाँ से गेहूं की जो प्रथम, गेहूं की बात करें डायरेक्ट ऐसे समझो, गेहूं, जौ और कपास की खेती का साक्ष्य मिला। तो पाकिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिले, जिसमें गेहूं के, जौ के और कपास के साक्ष्य मिले हैं। नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं, जौ और कपास, ठीक है, यव कहा जाता है जौ को। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब और ललन टॉप चीज़ों को हमने मेंशन किया है पॉइंट पॉइंट में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चित्रात्मक तरीके से हम चलते हैं महगढ़ा, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा, ये स्लाइड आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि हम आपको बता ही नहीं सकते। महगढ़ा बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ये महगढ़ा क्या है? महगढ़ा नोट कीजिएगा, महगढ़ा जो है ये बेलन घाटी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। महगढ़ा क्षेत्र आपका
टोंस नदी के किनारे है। मैगड़ा क्षेत्र आपका मिर्जापुर के क्षेत्र के समीप है। मैगड़ा क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा के समीप माना जाता है। यही पूरा इलाका आगे तक चला गया। तो मैगड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, मेजा का क्षेत्र जो है, टोंस नदी वाला किनारे का क्षेत्र, ये मैगड़ा क्षेत्र कहलाया। बेलन घाटी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समीपस्थ टोंस नदी का क्षेत्र कहलाया। तो आप समझ रहे ना, वही है बेलन घाटी क्षेत्र, वही है मैगड़ा क्षेत्र, वही है प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मेजा और क्या, मिर्जापुर। तो ये आपको मैगड़ा परेशान कर रहा था, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैगड़ा जो है बेलन घाटी क्षेत्र जो मैंने बताया, नदी पूछे टोंस नदी। पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें तीन बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त हैं। ये बेलन घाटी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे, ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैगड़ा के बाद उतनूर और पयमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है और पयमपल्ली है तमिलनाडु में। दोनों जगह से कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। आपने पचोमपल्ली नाम सुना होगा, जो कपड़ों की एक प्रमुख वस्तु निकल कर आती है। तो यही दोस्तों बताने की कोशिश है कि उतनूर और पयमपल्ली, उतनूर आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली तमिलनाडु क्षेत्र में, किसके लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र? कपड़ों के उद्योग के लिए, कपड़ों के उपयोग के लिए ये साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले साक्ष्य वहीं से मिले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाइए ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में अगर हम इस पीरियड को देखेंगे तो एग्जाम में भरमार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ है। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुयायत में हुआ है। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तांबे का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, पत्थरों का प्रयोग कम कर दिया गया। ताम्रपाषाण संस्कृति में औजार और हथियार किसके? पत्थर के साथ तांबे के भी बनने लगे थे। तभी कहा गया कि इस ताम्रपाषाण युग को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति नाम दिया गया। किसके बाद आया? नवपाषाण युग के बाद आया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग कम हो गया। सर्वप्रथम धातु में तांबे का प्रयोग किया गया। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, छोटे एग्जामों में तो इस क्वेश्चन को भरमार देखा गया है। आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े के बीच में छोटा क्वेश्चन डाल देते हैं। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया है, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे का उपयोग की अवस्था। यानी पत्थर और तांबे की उपयोग की जो अवस्था है, यही ताम्रपाषाणिक पार्ट कहा जाता है। पाषाणिक का मतलब प्रस्तर, पाषाणिक का मतलब ऐसी एज जिसमें आप पत्थरों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ताम्र का मतलब तांबा, पत्थर और तांबे का मिला जुला रूप ताम्रपाषाणिक ही है। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग कम किया, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया। तांबे का प्रयोग ज़्यादा किया, तो मतलब है कि दोनों का मिला जुला रूप ताम्रपाषाणिक कहलाया। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की बात अगर की जाए तो तकनीक दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है। लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृति बाद में आती है। ये नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट आपका विश्व से भारत को अलग करता है। अब हम आते हैं थोड़े से खेती की तरफ, कि जिस तरीके से नवपाषाण काल हमारा बीता और ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि कार्य किया करते थे। वे मुख्य रूप से, अगर हम कृषि में गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग इत्यादि की जो फसलें हैं वो उगाते थे। यानी अपनी कृषि के लिए, अपने शिकार के अलावा वो कृषि भी करते थे, जिसमें अनाज के रूप में गेहूँ, चावल
बाजरा, मसूर, उड़द आदि तरीके की जो दलहन फसलें हैं वो भी उगाते थे। किस युग में? ताम्र पाषाण युग में, जो नव पाषाण युग के बाद में एक युग की बात की गई। अगर हम पशुपालन की बात कर लें तो कुत्ता तो सबसे पहले पाला। वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, गाय भैंस भी, और सूअर भी, और हिरन भी पालते थे, और इनका शिकार भी करते थे। ठीक है, आपको बता दें, पेट भरने के लिए उन्हें अनाज चाहिए। पेट भरने के लिए अनाज से पहले वो आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे, जिसमें भेड़ बकरी गाय भैंस और सूअर पाला करते थे और हिरन का शिकार करते थे। वे ऊंट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे लोग, प्राचीन लोग, ताम्रपाषाणीन काल के लोग परिचित नहीं थे। तो घोड़े से बेटा परिचित नहीं थे, याद रखिए। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थीं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इसीलिए पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने मकानों को कुछ इस तरीके के भेष में बनाने की कोशिश करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग हो सकता है घास फूस और इत्यादि लकड़ी का प्रयोग करके मकानों को एक नया आकार देते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चित्रात्मक तरीके से अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे कि ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, और वस्त्र निर्माण करने की हमने अभी बात भी करी है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। साथ ही वे मिट्टी के खिलौने और मूर्ति की बात करें तो वो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, उसके कारीगर भी थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने वाले कारीगर भी थे। ठीक है ना, कुंभकार, धातुकार, धातुओं को बनाने वाले, हाथी दांत से संबंधित, शिल्पकार, घड़ा बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये सब उस समय ताम्रपाषाण काल के लोग सब चीज़ों से बाकायदा परिचित थे। ठीक है, याद रखिएगा। टेराकोटा एक वर्ड आया एग्जाम में, ये पूछा भी गया है। इस काल के अधिकतर मृदभांड कहा जाता है मिट्टी के बर्तन। नोट कीजिएगा, मृदभांड मिट्टी के बर्तन जिसको काले व लाल रंग के माने जाते हैं। ताम्रपाषाण के अधिकतर जो मृदभांड हैं काले व लाल रंग के जो है मिट्टी के बर्तन उस समय माने जाते थे। यानी उस समय इन्हीं दो रंगों को ज़्यादा तरजीह दिया जाता था, जिसको मृदभांड कहा गया। मृदभांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन को कहते हैं इस तरीके। ठीक है, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रेखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थीं। इस तरीके की देखिएगा, सफ़ेद रंग की इनको जो है आकृतियाँ भी बना देते थे, और इन्हीं का प्रयोग वो करते थे खाने पीने वस्तु रखने में। भारत में ताम्रपाषाण काल की युगीन की बस्तियों के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 बस्तियाँ प्रमुख रूप से, एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार उदयपुर की बात की जाए, उदयपुर जो एक पार्ट पड़ता है राजस्थान में। ठीक है ना, गिलुंद जो राजसंबत जयसंबत एक पार्ट पड़ता है जो राजस्थान में। ठीक है, तो ये भारत की ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ हैं। इनमें अगर देखा जाए तो अगर हम दक्षिण भारत की तरफ, ये देखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया की तरफ देखा जाए तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव, दहमाबाद, अहमदनगर। चंदौली में देखा जाए तो कोल्हापुर। इनाम गांव में इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं पर मिली है, जो आपके इनाम गांव है, जो पुणे में है। और पुणे पड़ता है कहाँ पर? जल्दी से बताइए, क्या महाराष्ट्र में पड़ता है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कौन सा इसमें है या कौन सा नहीं है। ठीक है, सुंदर। युगीन बस्तियों में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मालवा क्षेत्र में, कैथा मंडला में और एरणगुना में, ये मध्य प्रदेश की पार्ट है। ये मध्य प्रदेश आपने देखे, ये महाराष्ट्र की बात की। ठीक है, और ये आपने राजस्थान की बात की। तो राजस्थान का क्षेत्र ये, महाराष्ट्र का ये नोट कर लीजिएगा,
मध्य प्रदेश का ये एमपी क्षेत्र, ये पाषाणकालीन युगीन क्षेत्र।